ऐसे रिस्पॉन्सेस को इनहिबिट करने में हम कामयाब हो जाएंगे अगर हमारे अंदर रिस्पॉन्स इनहिबिशन एज अ स्ट्रेंथ काम कर रही है। जब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी जगह पर रिस्पॉन्स इनहिबिशन हमारे अंदर एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रही होती है, व्हेन इट्स अ प्रॉब्लम, यानी जब रिस्पॉन्स इनहिबिशन हमारे अंदर एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रही होती है। कभी ऐसा हुआ पिज़्ज़ा खाते हुए, चलें एग्जांपल पिज़्ज़ा की लिखी हुई है, चाय पीते हुए, खाना खाते हुए गरम गरम खा लिया और आपका मुंह जल गया हो इम्पल्सिविटी की वजह से। जब आप इतने इम्पल्सिव होते हैं, आपसे वे नहीं किया जाता कि नुकसान आ जाएगा कोई, और ये ज़्यादातर इम्पल्सिविटी की वजह से ही होता है कि आप इस फ़ौरन में इतनी एपिटाइजिंग सी लग रही होती है कि आप फ़ौरन खा लेते हैं, आपको भूख बहुत ज़्यादा लगी होती है, आप फ़ौरन वो मुंह में डाल लेते हैं, ये देखे बगैर कि वो बहुत गर्म होती है, तो आप उस रिस्पॉन्स को इनहिबिट नहीं कर सकते जिसको कर लेना चाहिए था। बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ होगा, यानी हमेशा नहीं ऐसा होता कि हम मुंह जला लेते हैं, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम देख लेते हैं बहुत गर्म है, हम वापस रख देते हैं। ऐसे ही है कोई भी चीज़ करते हुए, या चाय लेते हैं तो उनको होता है बस जल्दी जल्दी पी लें, और वो जब पहला सिप लेते हैं बहुत गर्म लगती है, लेकिन एट टाइम्स ये भी होता होगा कि वो पहले ही पहचान लेते हैं कि चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म है, तो वो इंतज़ार भी कर लेते हैं। तो जिन लोगों की ये एज अ स्ट्रेंथ उनके अंदर एग्जिस्ट कर रही होती है, तो वो ज़रा इस चीज़ में थोड़ा टाइम ले लेते हैं। उनको उनके साथ इतने आप कह लें हादसे नहीं हो रहे होते इतने फ्रीक्वेंटली जितने उन लोगों के साथ हो रहे होते हैं जिनकी रिस्पॉन्स इनहिबिशन इतनी अच्छी नहीं है। अब ये एक बात है सिर्फ खाने की, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं ज़िंदगी की हर डोमेन में, शॉपिंग करते हुए, लड़ाई करते हुए, कोई और फैसला करते हुए, कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट करते हुए, किसी क्रूशल कॉन्वर्सेशन में जाते हुए। रिस्पॉन्स इनहिबिशन वो वाली होगी जब आपको पता होगा कि गर्म है और मुझे ठंडा करके पी, ये होगी रिस्पॉन्स इनहिबिशन। अगर आपको पता है कि गर्म है और आप फ़ौरन पी लेते हैं, तो ये तो इम्पल्सिविटी हुई ना। देखें, अगर तो आप ट्रायल एंड एरर में जाना चाहते हैं तो ये ऑब्सोलीट हो चुका है, लेकिन अगर आप अपने उस रिस्पॉन्स को जिस भी तरीके से आप आ रहे हैं, आप अपने उस रिस्पॉन्स को इनहिबिट करने में कामयाब हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि रिस्पॉन्स इनहिबिशन यहाँ पर काम कर गई थी। चाहे आपने पी कर देख लिया हो, चाहे आपने जैसे मर्जी अंदाज़ा लगा लिया हो कि ये गर्म है और मुझे अभी नहीं पीना चाहिए, और आप वेट पे उसको ले गए हैं, एंड अप नहीं किया मुंह जलाते हुए या किसी भी तरह से, तो इसका मतलब है कि रिस्पॉन्स इनहिबिशन एग्जिस्ट कर रही थी। रिस्क लेना, देखें, रिस्क जब कोई रिस्क टेकिंग एटीट्यूड रखता होता है तो उसकी कैलकुलेशन तो वैसे ही अच्छी नहीं होगी। इम्पल्सिविटी में होती है कैलकुलेशन अच्छी। अगर आपका रिस्पॉन्स इनहिबिशन अच्छा है तो आप रिस्क नहीं लेते ना। रिस्क वो इंसान ले सकता है सिर्फ जो एक सीधे तरीके से नहीं जा सकता या जो पहले पूरा होमवर्क नहीं कर सकता। रिस्क ऐसे लोग नहीं लेते जिनके अंदर रिस्पॉन्स इनहिबिशन एज अ वीकनेस स्ट्रेंथ एग्जिस्ट कर रही होती है। अगर आपकी नेचर है रिस्की तो आप रिस्पॉन्स इनहिबिशन की स्ट्रेंथ के साथ थोड़ी हैं। देखें, वो रिस्क नहीं होते, वो डिसीजंस होते हैं। अब आप वो रिस्क वो होता है जिसमें आपने प्रोज एंड कॉन्स वे नहीं किए हुए, जिसमें आपने कोई होमवर्क नहीं किया हुआ, और आप रिस्क उस चीज़ का नाम है कि आपने नहीं देखा कि यहाँ पर स्टेज ख़त्म हो रहा है और आप चलते जा रहे हैं। रिस्क उस चीज़ का नाम है। और अगर आप देख रहे हैं कि हर चीज़ के इससे आगे हमें स्टेप्स नहीं लेने चाहिए, तो ये रिस्क थोड़ी हुआ, ये तो डिसीजन मेकिंग हुई। हमने नेगेटिव वर्ड्स एसोसिएट कर दिए, उन नेगेटिव वर्ड्स से हमें जान छुड़ानी चाहिए। जिस तरह कुछ लोग ये कहते हैं कि हाँ, बहुत से लोगों का ये सोच होती है ना कि कंट्रोल करके नशे किए जा सकते हैं। नशे बने ही नहीं है कंट्रोल करने के लिए। ये हमारी और आपकी सोच हो सकती है कि कंट्रोल करके किए जा सकें, नशे नहीं किए जा सकते। इसी तरह रिस्क नहीं लिए जा सकते, चाहे हम जितना मर्जी सोचते हो, समझते हो कि हम अच्छा रिस्क ले सकते हैं। डिसीजन करने चाहिए और वो पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ करने चाहिए। डिसीजन करने के 5 P's हमेशा याद रखिएगा आप। यानी जब आप अपनी डिसीजन मेकिंग को अच्छा बना रहे होते हैं ना, जब आप अपने रिस्पॉन्स इनहिबिशन में भी एक डिसीजन मेकिंग का छोटा सा कंपोनेंट आता है, तो 5 P's होते हैं जो डिसीजन मेकिंग में बहुत काम आते हैं, जिसमें होते हैं वो प्रॉपर, प्लानिंग, प्रिवेंट, पुअर, परफॉर्मेंस। ये 5 P's हैं, प्रॉपर, प्लानिंग, प्रिवेंट्स, पुअर, परफॉर्मेंस। कि आप जब प्रॉपरली हर चीज़ को प्लान करते हैं तो साहब वो रिस्क तो नहीं होगा ना, वो तो डिसीजन होगा। ऐसा ही है, आपके अब्बा ने आपको इंडोर रिस्क पे तो नहीं कराएगा चलो रिस्क लेके देख लेते, उन्होंने प्रॉपर होमवर्क किया उसका। प्रॉपर, प्लानिंग, प्रिवेंट्स, पुअर, परफॉर्मेंस। कि जब आप प्रॉपर प्लान करते हैं तो वो प्रिवेंट कर देता है आपके पुअर परफॉर्मेंस को। 5 P's बोलते हैं इसे डिसीजन मेकिंग के। प्रॉपर, प्लानिंग, प्रिवेंट्स, पुअर, परफॉर्मेंस। इसका मुकम्मल उर्दू तर्जुमा ये है कि अगर आप मुकम्मल तैयारी के साथ कोई भी काम करने लगते हैं तो उसमें आपकी ख़राब परफॉर्मेंस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जब आप मुकम्मल तैयारी के साथ कोई काम करते हैं तो उसमें चांसेस ख़राब परफॉर्मेंस के बहुत कम हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक टांग अंदर डाल के आप देखते हैं
या किसी भी स्टिक से या किसी भी चीज़ से आप देखते हैं कि ज़मीन कहाँ पर है, ये कहना चाह रहे हैं वो। अच्छा, उसके बाद इम्पल्सिव बाइंग। कभी आप इस मुसीबत का शिकार हुए हैं कि इतना ख़रीदना शुरू हो जाते हैं इम्पल्सिवली कि आपका कंट्रोल ही नहीं रहता और आप इतनी चीज़ें होर्ड कर लेते हैं, घर में इकट्ठी कर लेते हैं जो वेस्ट हो जाती हैं, जो आप किसी काम की ही नहीं है। पूरी दुनिया में एक बीमारी है जिसे नॉन केमिकल एडिक्शन माना जाता है, जिसका नाम है होर्डिंग डिसऑर्डर। होर्डिंग डिसऑर्डर, HOARDING। होर्डिंग, होर्ड करना नहीं होता, चीज़ें ज़ख़ीरा करना, इकट्ठी करना, ज़ख़ीरा करना, इतनी ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी जैसे ये कोविड आया था तो ये मास्क और सैनिटाइज़र कहाँ चले गए थे? लोगों ने ज़ख़ीरा कर लिया था घर में। एक बंदा जाता था, बल्क्स में ख़रीद लेते थे, बड़ी क्वांटिटी। होर्डिंग, होर्ड, HOARD, होर्ड, होल्ड नहीं, होर्ड, आर है बीच में। मैं सही बोल नहीं रही? आर है एल की जगह। अब लोग, जब जिस तरह मैं बता रही थी कि लोग जाते थे कोविड में और जाकर जितने भी सैनिटाइज़र्स उस फार्मेसी पे होते थे, जितने भी मास्क होते थे, सारे घर ला के रख लेते थे कि जैसे हम मतलब बच जाएं इस चीज़ से, इस वायरस से। उससे होता ही था। फिर आपने देखा था एक प्रोटोकॉल आ गया था कि वो एक डब्बे से ज़्यादा किसी एक बंदे को नहीं देते थे। आप किसी भी जगह चले जाते थे तो वो आपको लिमिटेड मास्क देते थे, वो आपको ज़्यादा नहीं लेने देते थे। ये इस वजह से हुआ था और हमने बड़ा शॉर्टफॉल दिनों में देख लिया था सैनिटाइज़र्स और मास्क और इस तरह की चीज़ों का, कि फार्मेसीज़ खाली पड़ी हुई हैं इस चीज़ से। जिस तरह लेटली पैनाडोल के साथ ये एक्सपीरियंस बहुत हुआ था। पता नहीं आपका फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था कि नहीं, डॉक्टर्स शायद बता सकते हो कि पैनाडोल ख़त्म हो गई थी फार्मेसी से, मिल ही नहीं रही थी, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा, डेंगू जब बहुत ज़्यादा फैल गया था तो उसमें होती ही पैनाडोल, तो लोगों ने स्टॉक करना शुरू कर दी थी घर में। अब होता ये है, अब ये एक पूरी दुनिया में ये एक नॉन केमिकल एडिक्शन है, यानी बाकायदा एडिक्शन है जिसमें आप चीज़ें ज़ख़ीरा करके रख लेते हैं। चले, उसमें तो माइंड सेट ये था ना, पता नहीं किसी ने बचना है कि नहीं, तो चलो हमारे घर में ये चीज़ें एटलीस्ट मौजूद हों। ग्रोसरी स्टोर्स खाली हो गए थे, शेल्फ्स खाली हो गई थी, लोगों ने इतना घर में ग्रोसरी करके रखना शुरू कर दी थी कोविड में। ये इम्पल्सिव बाइंग जो होती है, जिसमें यानी रिस्पॉन्स इनहिबिशन की कमी होती है। आप जाते हैं बाहर मार्केट्स में और आप जाकर कुछ चीज़ें ढेरों ढेर ख़रीदना शुरू कर देते हैं कि अच्छा चलो ये काम आ जाएगी, या कोई एक चीज़ पसंद आ गई, उसके साथ की मल्टीपल चीज़ें ख़रीद ली और वो काम नहीं आती। एक घड़ी ख़रीदते हैं जो अच्छी लगती है, उसके साथ की 11 घड़ियाँ और ख़रीद लेते हैं और वो घर में ऐसे ही पड़ी होती हैं कि कोई किसी को दे रहे हैं, कोई किसी को दे रहे हैं। सूट्स लेना शुरू करते हैं तो 6-6 सूट्स एक कलर के या एक तरह के लेना शुरू कर देते हैं और वो घर में ऐसे ही पड़े रहते हैं। अब अपेरेंटली लोग कहते हैं कि इसमें क्या है, तो अपने पैसों से ख़रीद रहे हैं, किसी को मसला नहीं होना चाहिए। मसला है इसमें मसला उस माइंड सेट का है जिससे आप वो चीज़ ले रहे हैं। अब मसला सिर्फ उस चीज़ को ख़रीदने में नहीं है, ये चीज़ ये ज़ाहिर करती है कि अगर आप इस डोमेन में, अगर आप कपड़े ख़रीदने में या चीज़ें ख़रीदने में इतने इम्पल्सिव हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले लेने में भी इतने इम्पल्सिव ही होंगे। यानी जब आपको समझाया जाता है ना कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, लोग एयरपोर्ट्स लेने जाते हैं और वो 3-3, 4-4 या इससे भी ज़्यादा वो एक तरह के ले लेते हैं और बहुत एक्सपेंसिव लेकर रख लेते हैं। मसला उसके ख़रीदने में नहीं, आपके पैसे हैं, आपने इस्तेमाल करने हैं। मसला उस माइंडसेट के साथ है जिसके साथ वो आपने चीज़ ख़रीदी है। कि अगर आप यहाँ पर ये माइंडसेट रखते हैं, मसला यहाँ पर है कि अगर आप चलें, ये तो आप पैसों से ख़रीद सकते थे, आपने ख़रीद लिया, ठीक है, जिसमें से एक आपकी ज़रूरत थी, बाकी 3 ऐसे ही पड़े रहेंगे। मसला यहाँ पर है कि आप अपनी ज़िंदगी की बाकी डोमेन्स में भी फ़ैसले करने में इतने ही इम्पल्सिव होंगे। आपको दिनों में कोई इंसान अच्छा लगने लग जाएगा और आप बहुत ज़्यादा उसके इर्द गिर्द रहना शुरू हो जाएंगे, फिर वो इंसान उतने ही जल्दी दिल से भी उतर जाएगा, फिर आप उसको सबसे ज़्यादा बुरा भी कहना शुरू करेंगे, फिर आपकी ईटिंग हैबिट्स बहुत ख़राब होंगी, आपकी चॉइसेस यानी आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत पुअर होगी। किसी इंसान से बहुत इम्प्रेस हो गए, वहाँ पे बिज़नेस इन्वेस्टमेंट कर दी, वहाँ पर नुकसान हो सकता है। तो जितने नुकसान आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में उठाए होते हैं, वो सब डायरेक्टली ड्रग से रिलेटेड नहीं है कि कोकेन जो है वो पैसे का बर्बादी कराती है। ऐसा डायरेक्टली इतना ज़्यादा नहीं है। इसमें ज़्यादा हिस्सा आपकी उस मूड मिजाज का होता है, उस इम्पल्सिव नेचर का होता है, जिसकी वजह से आप वो करते हैं। कोकेन लेने भी तो इम्पल्सिविटी की वजह से जाते थे ना, या कोई भी और ड्रग। हाई तो चले उसकी बात की चीज़ है, इम्पल्सिव जब पहली दफ़ा लिया होगा तब तो हाई नहीं मिला था ना, तब तो ऐसे ही लिया था। मैं ये कह रही हूँ, जब आपने वेरी फर्स्ट टाइम इस्तेमाल करने से पहले, तब तो नहीं पता था ना क्या होगा मेरे साथ, तब तो जब कर ली थी तो ये इम्पल्सिविटी नहीं थी। मुझे पिछले दिनों एक पेशेंट बता रहे थे कि आजकल तो आइस इस तरह से मिलती है कि डीलर्स से हम चर्च वगैरह मंगवाते हैं तो साथ उन्होंने फ्री पैकेट्स लगाए होते हैं उसके,
कि ये भी इस्तेमाल, क्योंकि उनको पता है कि जब इस पे हुक हो जाएंगे तो फिर आएंगे ही ना लेने के लिए। तो जब पेशेंट्स वो करना शुरू हो जाते हैं तो क्या ये उनकी इम्पल्सिव नेचर नहीं होती? क्या ये पुअर डिसीजन मेकिंग नहीं होती कि होगा क्या मेरे साथ ये करने के बाद? तो जो इंटेलिजेंट होते हैं ना वो ये काम करते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं ना वो ये करते हैं कि अपने आप को एक्सपेरिमेंट्स और ट्रायल एंड एरर्स में से गुजारते हैं। अब ये कोई मैं कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रही कि आप सब के सब बहुत इंटेलिजेंट हैं, कह मैं यही नहीं हूँ कि आप में से एक भी पेशेंट ऐसे नहीं है जो इंटेलिजेंट ना हो। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। आप लोग अगर नहीं हैं तो वाइज नहीं हैं, आप लोग अक्लमंद नहीं हैं। हो सकते हैं, ये किसने कहा नहीं हो सकते? मैं ये बात कर रही हूँ कि यहाँ पर आप जो आते हैं ना, जो स्किल सीखने आप आते हैं, आप वाइज होने के लिए आते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंट आप पहले ही बहुत हैं। और इंटेलिजेंस कोई गुड न्यूज़ नहीं है। न्यू सेंचुरी में हम ये चीज़ें बहुत लिखते सुनते पढ़ते आए हैं कि इंटेलिजेंट होना कहीं की कोई गुड न्यूज़ नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंट होना आपको एक बीमारी में डाल देता है जिसको कहते हैं टर्मिनल यूनिकनेस। अब ये एक बीमारी है। टर्मिनल यूनिकनेस का मतलब ये होता है, इसमें इंसान की सोच ये होती है, पहले मैं डेफिनेशन बता देती हूँ फिर उर्दू में भी बताती हूँ, कि आई कैन डू एनीथिंग एंड गेट अवे विद इट। यानी टर्मिनल यूनिकनेस में जो इंसान होता है ना, वो समझ रहा होता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मुझे नहीं कुछ होगा। यानी मैं कोई भी रिस्क ले सकता हूँ, कोई भी काम कर सकता हूँ, मैं ड्रिफ्टिंग कर सकता हूँ गाड़ी की, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। मैं कोकेन ईजिली कर सकता हूँ। होते होंगे कोई और लोग जो ओवरडोज करते हैं, मैं ओवरडोज नहीं करूँगा। होते होंगे कोई और लोग जो नुकसान उठाते हों, मेरा नुकसान नहीं होगा, मेरी शादी नहीं टूटेगी, मेरी फैमिली लाइफ ख़राब नहीं होगी। ये होती है वो टर्मिनल यूनिकनेस, जिसमें आपको लग रहा होता है कि मैं कोई अनोखा हूँ। नहीं, ये तो डिनाइल का एक पैटर्न है, ये तो कोई और ही चीज़ है। यूनिक होने में, यानी पेशेंट्स यूनिक होने का वो बड़ा वो करते हैं, प्रिटेंड करते हैं या शो करते हैं या यकीन रखते हैं इस बात पे कि मैं नहीं फंसूंगा किसी भी चीज़ में। यानी मैं कुछ भी गलत काम कर लूँ, मैं उसमें से निकल आऊँगा, मैं पकड़ा नहीं, मेरी फैमिली को नहीं पता चलेगा। अब इसमें मसला ये है, इस बीमारी में, या इस सोचों की बीमारी कह लें, बिहेवियर्स की बीमारी कह लें, कुछ भी, इसमें मसला ये है कि यूनिक कोई भी नहीं है, ना मैं ना आप, कोई भी नहीं है यूनिक। अगर फ़िलहाल तक हम लकी साबित हो रहे थे, फ़िलहाल तक हमारी लक हमारा साथ दे था, हम वन वे और दी अदर बचते जा रहे थे, दैट डज नॉट मीन कि हम हमेशा से ऐसे बच जाएंगे। जो इंसान, फॉर एग्ज़ाम्पल, जो इंसान हादसे के बाद नहीं बचता, या जो लोग हादसे के बाद नहीं बचते, क्या वो अपनी ज़िंदगी में कभी लकी नहीं रहे होते हैं ना? ये जो एडिक्ट्स, आपके जो दोस्त जिनकी ओवरडोज से डेथ हो गई होगी, क्या वो कभी ज़िंदगी में लकी नहीं रहे होंगे कि उन्होंने ड्रग कर ली बच के? तो लकी आप हमेशा नहीं रहते। अगर आप आज लकी हैं, ये कोई गारंटी नहीं कर रही ये बात कि आप हमेशा लकी रहेंगे। आपको अपनी इम्पल्सिविटी पर हमेशा काम करते रहना चाहिए। मैं तो कहूँगी कि एडिक्ट्स की सबसे बड़ा दुश्मन, यानी डिनाइल के बाद, इम्पल्सिव नेचर होती है, जिसको कि हर हाल में आपको कंट्रोल करना चाहिए, जिसकी मैनेजमेंट सीखनी चाहिए कि हम कैसे अपनी उस इम्पल्सिव नेचर को कंट्रोल कर सकें जो हमें कुछ भी नहीं दे रही फ़ायदा, लेकिन हम उसको छोड़ नहीं पाते। अच्छा देखें, सबसे पहले तो क्रेविंग्स जो होती हैं, अभी तो इम्पल्सिविटी में हम गिवन जब क्रेविंग्स में करते हैं तो इम्पल्सिविटी ही होती है ना। यानी फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आउटडोर हो गए और घर चले गए, दिल नहीं कर रहा अगले दिन आने को, और उन्होंने मना कर दिया कि मैंने नहीं जाना। इम्पल्सिविटी ये होती है कि आपको कोई सोच आती है और आप उस पर अमल कर देते हैं, ये होती है इम्पल्सिविटी। बग़ैर सोचे समझे कि मुझे फ़ायदा देगी कि नुकसान देगी, आपको एक सोच आती है, रहने देते हैं, मिस करवाते हैं विलिंग वेज को, नहीं जाते विलिंग वेज। क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, 100 दिन मैंने वहाँ गुजारे हैं, आसान बात है, एंड इस तरह की सारी चीज़ें, ये सोच आई है। अब इसमें होमवर्क तो हमारा ये होना चाहिए कि अगर विलिंग वेज नहीं जाएंगे, ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं होगा, खाली इंडोर कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे क्रेविंग्स हो सकती हैं, अभी नहीं तो कल हो सकती हैं, मैं उसमें गिव इन कर सकता हूँ, मैं नशों की तरफ वापस जा सकता हूँ, लाइफ वापस से बैक टू स्क्वायर वन हो सकती है। होमवर्क ये होगा। लेकिन आप ये सोचते हैं कि अच्छा चलो मेरा दिल नहीं कर रहा जाने को, चलो घर वालों को कह दो मैंने नहीं जाना, जो करना है कर लो। दिस इज़ व्हाट इम्पल्सिविटी इज़। देखें, ड्रग्स का मिलना इम्पल्सिविटी नहीं होगा, दो चीज़ें मिक्स कभी भी नहीं करनी। स्लिपरी फ्रेंड का आपके सामने आकर खड़े हो जाना इम्पल्सिविटी नहीं हो, ये तो चीज़ें नॉर्मल लाइफ में चल रही हैं। आपका बिहेवियर टूवर्ड्स देम इम्पल्सिविटी हो सकता है या नहीं हो सकता। आप घर चले गए हैं, आप लोग इतने सालों से नशे कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ पड़ी रह सकती है। वैसे घर वाले पूरी कोशिश करते हैं घर क्लीन करने की, आपकी सारी चीज़ें, सारा स्टैश फेंक देते हैं,
लेकिन कोई चीज़, कोई कोना रह जाता है उनके पास और आप घर जाते हैं, चले अनफॉर्चुनेटली आपको वो मिल जाता है कि ओहो ये तो मैंने, एक पेशेंट ने सीडी कवर के अंदर छुपा कर रखी हुई थी। अब आप वो ड्रग देख लेते हैं तो उसके बाद जब आपका जहन बन जाता है अच्छा कर लेते हैं इसको, कोई आप रूम तलाश कर रहे होते हैं कि मुझे घर वालों की आंखें कहीं साइड पर, ये इम्पल्सिविटी होती है कि आपने वो देख ली और अब आप एक डेंजरस से, ख़तरनाक से बिहेवियर में अपने आप को इंगेज करने जा रहे हैं, तो ये इम्पल्सिविटी होगी। आउटडोर में जाने के बाद, जिस तरह मैंने अंजुम साहब आपको कहा कि दिल नहीं करा जाने को, मैंने नहीं जाना, या आप यहाँ पर आ गए, बड़ी कॉमन एग्जांपल्स यहाँ पर ये होती हैं कि जब पेशेंट्स आते हैं आउटडोर्स में, अब वो समझते हैं पता नहीं आउटडोर में ओके दुनिया ही बदल गई है हमारी, यानी अब इंडोर वाली कोई चीज़ हम पर लागू नहीं होती। बहुत से पेशेंट्स, अब ये नॉन इश्यूज़ हैं, पता नहीं आप लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि नहीं, लेकिन मैं आपको अपने रेगुलर एक्सपीरियंसेस की चीज़ बताऊँ तो पेशेंट्स बड़ा माइंड करते हैं जब उनको टीएलसी के लिए बोला जाता है आउटडोर्स में। आपको जब स्टैंड्स आपके साथ डिस्कस किए जा रहे होते हैं ना, तो आपको बताया जा रहा होता है उसमें, अब इसमें फैमिली की भी कोई से नहीं होती, ये सिर्फ हमारा प्रोटोकॉल है। हम, मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगी माइंड करते हैं, मेरे पास कोई अच्छा वर्ड नहीं है ये कहने के लिए। जब फैमिलीज़ हमें कहती है ना कि इसका आज टीएलसी कर लें, तो हम इस बात को इतना इनकरेज नहीं करते। हम कहते हैं फियर से ना ऑपरेट करेंगे, हमारी डोमेन है, इसको सिर्फ हम तक रहना। मैं आपसे वही तो बात कर रही हूँ कि हम इस चीज़ को इनकरेज नहीं करते कि फैमिलीज़ अपना देखें कि आज इसकी आंखें ठीक नहीं लग रही हैं, आज टीएलसी करवा देंगे। हमारी अपनी डोमेन है, हमने बाकायदा इसके लिए एक सिस्टम रखा हुआ है। एक पेशेंट को हम कभी भी कह देते हैं टीएलसी का रैंडम डेज पे, चाहे कल हुआ हो अगले दिन फिर कह देते हैं कि अच्छा आपने करवाना है, तो ना हमारे यहाँ प्रोटोकॉल है कि हम उसकी रिपोर्ट शेयर करते हैं फैमिली या पेशेंट से, क्योंकि वो नेसेसरी नहीं है। जिसने टीएलसी दिया उनको पता है कि क्या होगा। ड्रग भी बाज़-औक़ात पॉजिटिव आते हैं तो हम फ़ौरन कन्फ्रंट नहीं करते, बता देते हैं कि कोई मसले चल रहे हैं। मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये होती है इम्पल्सिविटी के। पेशेंट्स आकर बुरा सा मना लेते हैं, लड़ाई करते हैं स्टाफ के साथ, बहस करते हैं कि नहीं देना, मुझे क्यों कहा है टीएलसी का, मुझे नहीं, ये भी मुझे वॉशरूम जाना है। मैं किसी पर्टिकुलर पेशेंट की बात नहीं कर रही, मैं इम्पल्सिविटी की बात कर रही हूँ। वो जानबूझ के नहीं करते, वो हमें तंग करने के लिए नहीं करते, उनकी नेचर इम्पल्सिव होती है। देखें जब आप इंडोर्स में हमारे साथ लड़ते हैं, लड़ना एज इन मैं ये बात कह रही हूँ कि कंप्लाई नहीं करते, मिसबिहेव करते हैं, तो क्या हम लड़ते हैं आगे से? हम तो आपको बुरा भी नहीं कहते ना बुरा मनाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये राजा वकास साहब नहीं है, नाम सिर्फ ले रही हूँ, बात इन जनरल कर रही हूँ। ये आपकी इम्पल्सिव नेचर है, या ये आपको ड्रग एडिक्शन ने जो कुछ दे दिया है पीछे की वो हैं। आप खुद ऐसे इंसान नहीं हैं कि जो इस तरह से मिसबिहेव करें। सालिक साहब ये ठीक नहीं है चेयर। देखें डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। मैं यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं कह सकती जो आप समझ लें कि यही होगा मेरे साथ। मैंने बहुत दफ़ा ऐसा देखा है कि हम ड्रग आने पर इंडोर नहीं करते, आउटडोर में डील कर लेते हैं। मैंने बहुत दफ़ा ऐसा देखा है कि हमारी मर्ज़ी है, यानी ये पूरा हमारा प्रोरोगेटिव है, ये हम ही एक्सरसाइज करते हैं कि किसी की ड्रग पॉजिटिव आ गई है तो हम बात कर लेते हैं सिर्फ बग़ैर नाम लिए, किसी को इंडोर कर लेते हैं, किसी के साथ कोई और चीज़ वो करते हैं। ये सिचुएशनल होता है सारा, कि मतलब क्या इस वक्त ज़रूरत क्या है, डिमांड क्या है उनकी, ठीक है, इरादे तो नहीं है कोई ऐसे। अच्छा अंजुम साहब आपको क्लियर हुआ? घर जाके गुस्सा करना, कोई छोटी सी बात पे फैमिली ने अगले दिन कह दिया कि तैयार हो जाओ 2 बज गए, वहाँ पर 3 बजे पहुँचना है, इस चीज़ पे बुरा मना लिया। स्ट्रक्चर ये कहता है कि आउटडोर्स के 3 महीने सेम इंडोर्स वाले गुजारने। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि आप अपने घर में होंगे। असल ट्रीटमेंट है ही आउटडोर, असल ट्रीटमेंट आउटडोर है, इंडोर कोई ट्रीटमेंट नहीं। इंडोर आउटडोर की तैयारी है सिर्फ। लेकिन बड़े लोग इंडोर को पूरा इलाज मानते हैं कि इंडोर हो गया है ना, 100 दिन रह लिया है ना, बस अब तो बस कोई रूल्स नहीं। देखें टाइम बेशक इंडोर जितना ही होता है, लेकिन वो आप में इतना पॉजिटिव चेंज लेकर आते हैं आउटडोर के 3 महीने कि सोच भी नहीं होती किसी पेशेंट की। अगर वो उसको आइडियली गुजार लें तो रिकवरी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। और यही 3 महीने होते हैं जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट होते हैं। और अगर आपने ये स्ट्रक्चर के साथ जोड़ कर अपने आप को फॉलो कर लिए हैं तो बहुत मजबूत एक बेस मिल जाती है आपको। जैसे अहमद साहब ने कहा, होपलेस केस नहीं है, वहाँ पर भी चीज़ ख़राब नहीं होती। बीमारी रिलैप्स कर गई, आप दोबारा फिक्स कर लेते हैं, ख़राब नहीं होती। ताहा साहब यही तो माइंडसेट हम एडिक्शन में ठीक करना चाहते हैं। देखें जब दूसरी बीमारियों में बीमारियां रिलैप्स करती हैं तो आप ये कहते हैं कि ठीक नहीं होना, ख़राब हो गया केस, आप वापस से चीज़ें ठीक कर देते हैं। सर्जरीज़ के बाद, कोई और बीमारी के इलाज के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं तो क्या आप छोड़ देते हैं उस केस को? छोड़ देते हैं। आप वापस से प्रोसीजर कोई कर देते हैं कि अच्छा चलो अब ये चीज़ें फ़िक्स हो जाएँ। ड्रग एडिक्शन में कहते हैं हम कि 1 शॉट डील हो, कोई एक चीज़ हो जाए, इंडोर करा दिया इसका इलाज, इतने पैसे लगा दिए हैं। पेशेंट भी ये सोचते हैं
कि मैं इंडोर्स में नहीं ठीक हुआ तो बाहर आकर अगर मैं स्लिप कर गया हूँ तो मैं अब भी नहीं ठीक हो सकता। ये एक मिसकॉन्सेप्शन है, ये एक गलत सोच है जिसने सबको अपनी लपेट में लिया हुआ है। ऐसा नहीं होता। जब बीमारी रिलैप्स करती है आप फ़ौरन उनको फिक्स करते हैं, चीज़ें बहुत बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि रिलैप्स हो गया तो अब पता नहीं ये होपलेस केस हो गया या हम हेल्प नहीं कर सकते मज़ीद। सबकी अटेंशन चाहूँगी मैं। देखें, स्लिप ये होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरी चीज़ से मेटाफोरिकली समझाती हूँ कि आप एक ट्रैक पर चल रहे हैं, ठीक है, आपने एक मंजिल की तरफ जाना है, अपनी डेस्टिनेशन की तरफ आप चल रहे हैं और आप बीच में गिर गए हैं। और अगर आप वापस खड़े हो जाते हैं, कपड़े झाड़ लेते हैं और फिर चलना शुरू हो जाते हैं, एफर्ट शुरू कर देते हैं उस डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, तो ये स्लिप है। यानी अगर बीच में नशे आ गए हैं और आप वापस रिकवरी में आते हैं, वापस ट्रीटमेंट को अवेल करते हैं, वापस ट्रीटमेंट में अपने आप को डाल लेते हैं, तो ये स्लिप है। रिलैप्स का मतलब ये होता है कि फिर आप उसी मड में अपने पूरे आप को अपने लपेट लेते हैं और फिर आपका उठने का कोई इरादा नहीं होता अनटिल और अनलेस वापस से आपको पकड़ कर ना उठाया जाए। देखें, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल रिलैप्स करके यासिर साहब आए हैं, यासिर साहब की एग्ज़ाम्पल ले लूँ। यासिर साहब ने ड्रग कर ली, उनसे कंट्रोल नहीं हुआ, उसमें उनका कोई कसूर नहीं था कि उनका माइंड सेट ही ड्रग करने का था। ड्रग सामने आई किसी भी तरह, उन्होंने कर ली। अब करने के बाद गिल्ट तो होता है ना। आप सबको पता है, हम सबके अंदर एक मॉरल बेल होती है जो बजती रहती है जब भी हम कुछ गलत करते हैं। अगर यासिर साहब उस गिल्ट में मुझे इन्फॉर्म कर देते या डॉक्टर सदाकत को रीच आउट करते या किसी को भी रीच आउट करते या फैमिली के पास चले जाते कि मुझसे ये हो गया, मेरा कुछ कर लें, तो ये स्लिप है। समझ रहे हैं? हेल्प के लिए तैयार हो जाना, किसी भी तरह की हेल्प के लिए। हेल्प अनकंडीशनल होनी चाहिए। अब जब वो करने के बाद बता देंगे कि मुझे बचा लें, मैं वल्नरेबल हो गया हूँ, मैं ख़तरे में आ गया हूँ कि मैं वापस इस तरफ ना निकल पड़ूँ, तो इसका मतलब है कि ये स्लिप है। रिलैप्स तब होता है जब आप बताते नहीं हैं किसी को, क्योंकि जब हम बताते नहीं हैं तो रिसर्च ये कहती है कि अनकॉन्शियसली कहीं ना कहीं हमारा इरादा होता है कि फिर कभी कर लेंगे, अगर ना पकड़े गए तो। और फिर नहीं पकड़े जाते तो ड्रग कंटिन्यू रहता है, फिर नहीं पकड़े जाते ड्रग जारी रहता है, फिर आपके बिहेवियर से एक दिन पता चल जाता है और फिर आपको खुद ट्रीटमेंट में लाना पड़ता है। ये होता है इन दोनों में फ़र्क। यानी स्लिप में अब इसमें कोई इंटेंशंस नहीं है, इसमें कोई नहीं है कि 5 दफ़ा किया हो, 15 दफ़ा किया हो तो स्लिप या रिलैप्स का होगा। इसके अंदर सोली एक रीज़न होती है कि आप भटक जाते हैं रास्ते से और फिर आप वापस रास्ते पे आने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये स्लिप है। आप भटक जाते हैं रास्ते से और आप वापस रास्ते पे आने के लिए तैयार नहीं होते जब तक कि आपको लाया ना जाए, ये रिलैप्स है। समझ रहे हैं? अंजुम साहब, मैं आपको दोबारा बताती हूँ, वो जो नगेट वाली वीडियो थी ना, उसके अंदर बीमारी का कॉन्सेप्ट था, ड्रग एडिक्शन होती क्या है। हम बात कर रहे हैं बीमारी से अगली चीज़ की, कि बीमारी वापस आने में जो 2 टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, यानी बीमारी रिलैप्स करने में जो 2 टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, एक रिलैप्स और एक। देखें, प्लान तो स्लिप में भी होता है, मैं कह रही हूँ इन सारी चीज़ों को छोड़ दें, हम बहुत मिक्स कर लेंगे, हमें समझ नहीं आएगा कॉन्सेप्ट। चाहे प्लान करके किया, चाहे प्लान करके नहीं किया, जिस भी तरह से हो गया, अगर आप वापस ट्रैक पर आने के लिए तैयार हो जाते हैं, आप अपनी गलती को समझते हैं और आपको पता चल जाता है कि मैंने गलत कर बैठा हूँ, मुझे वापस आ जाना चाहिए रिकवरी में, तो वो स्लिप होगा। रिलैप्स ये होता है कि आप पुराने सारे पैटर्न्स पर चले जाते हैं, जिसमें ड्रग तो होता ही होता है, आपके रवैये बहुत ख़राब हो जाते हैं, आपकी रूटीन भी सारी वो हो जाती है, जिस तरह रातों को जागना, यानी ख़राब हो जाती है सारी। यानी रिलैप्स एक पूरा पैकेज है ख़राबी का। स्लिप में होता है कि आप भटक जाते हैं हल्का सा और फिर आप वापस आ जाते हैं। अब मेरी इस बात से कोई भी प्लीज़ ये मतलब ना निकालें कि 2 साल हम नशे करते रहें इलाज के बाद और फिर वन फाइन डे हम जाग जाएं और फिर हम कहें कि हम वापस आना चाहते हैं, तो वो स्लिप होगा नहीं, वो स्लिप नहीं होगा, वो रिलैप्स होगा। ठीक है, टाइम पीरियड मैटर करता है, बट थोड़ा आगे जाके। यस मैन, आपको पता है इम्पल्सिविटी में एक ये भी चीज़ होती है कि आप असर्टिव नहीं रहते, असर्टिवनेस बिल्कुल नहीं रहती आपके पास। यानी आप बड़े हर एक को यस करने वाले बन जाते हैं। जिस तरह आप पीयर प्रेशर बड़ी अच्छी एग्जांपल है इम्पल्सिविटी को बताने के लिए। करना आप नो चाह रहे होते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, कोई वो कहता है चलो हम सब इतना कूल दिखते हैं, सब ड्रग्स करते हैं, तुम नहीं करते, ऑड वन आउट लगते हो और इस तरह की सारी चीज़ें, तो फिर आप क्या करते हैं। जब कोई ये कहता है कि तुम्हारे घर रात को परमिशन नहीं मिलती बाहर जाने की, मैं तो रात को 2-2 बजे आता हूँ वापस, और आपने ये वो बात कर दी है, पता नहीं आप मुझसे एग्री करेंगे कि नहीं, लेकिन ये ख्वाहिश बड़ी एक फैंटेसी हो सकती है आपकी, ये रियलिटी नहीं है कि हम
ड्रग्स करते रहें कंट्रोल करके, लेकिन कभी एडिक्ट ना बने। ये नहीं हो सकता ताहा साहब। जो नॉर्म्स हैं, अगर आप कभी उनको फॉलो नहीं करेंगे, उनसे डिविएट हो जाएंगे, तो बाकी की चीज़ें आप मैग्नेट की तरह पकड़ेंगी। मैं पिछले दिनों एक आर्टिकल पढ़ी थी जो मैंने प्रिंट करके ख़ास तौर पे आपको देना है, और मुझे आप चाहिए कि आपने वो पढ़ा हो सारा। लेटली जो नई रिसर्च आई है, जिस पे नायडा ने बहुत काम किया है, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग एडिक्शन, इसने बड़ा काम किया है। वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर पता है किस चीज़ को मानते हैं ड्रग एडिक्शन के लिए? ड्रग यूज़ के लिए नहीं, ड्रग एडिक्शन के लिए। ये जो नाइट लाइफ है सारी, इसको जो पार्टीज़ होती हैं, चाहे पार्टीज़ जो आप कल बात कर, जो क्रूजिंग होती हैं और ये सारी चीज़ें, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है ड्रग एडिक्शन के लिए। क्योंकि ये आपको इतना प्रेशर में डालता है, ये आपको इतना प्रेशर में डालता है कि जो सब कर रहे हैं मैं क्यों नहीं कर सकता। पहली बात, आपका मूड डिसऑर्डर्स का आसान नुस्खा बताऊं आपको। यानी एक इंसान जो बिल्कुल हेल्दी है, उसने मूड मिजाज की ख़राबी या बाइपोलैरिटी को दावत देनी हो ना, तो चाहे जीन्स में हो या ना हो, आप रात की नींद ख़राब कर लें। ताहा साहब हफ्ते में एक दफ़ा, आप महीने में एक दफ़ा भी कहेंगे ना, तो मेरा अग्रीमेंट उसमें नहीं आएगा। आपका दिल जितना मर्जी हो उस चीज़ के बारे में, जो चीज़ है ही नहीं ठीक। अगर डायबिटिक्स ये कहना शुरू हो जाए आउट ऑफ नोवेयर कि एक दिन तो हमें मीठा खाने की इजाज़त होनी चाहिए, उनको कैसे कोई समझाए कि सारी दुनिया चाहे हफ्ते में 7 दिन खाए, आप नहीं खा सकते एक दिन भी, क्योंकि आप नहीं वो बर्दाश्त कर सकते जो उसने नुकसान देना है। सजाद साहब, आपका नहीं दिल करता होगा, ये सब इतना कुछ खाते हैं, मैं भी वो सब कुछ खाऊं, आपको क्यों किचन में इतनी लिमिटेड सी चीज़ें मिलती हैं या उसका पोर्शन? आपका नहीं दिल करता कि किसी तरह मुझे डॉक्टर कह दे कि हाँ महीने में एक दिन चीट रख लो? नहीं रखा जा सकता, नहीं कहा जा सकता। ड्रग एडिक्शन में ये लाइफस्टाइल नहीं रखा जा सकता जिससे कि वो बीमारी और एक्सपेडाइट कर जाए और बढ़ जाए। इस चीज़ को आप आज मान लें ग्रेसफुली, आप इस चीज़ को सारे रास्ते, सारे दरवाजे खटखटा के मान लें, आप अल्टीमेटली मानेंगे, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। आपकी आधी बात से मैं इत्तेफाक करती हूँ, आधी बात से बिल्कुल नहीं करती। हर्ट होता है, बिल्कुल ज़रूर होता है। फैमिली बेचारी किसी तरह से कंट्रोल फिक्स करना चाह रही होती है। दोस्त क्या, वो मुलाजमों तक से ख़बर ले रही होती हैं कि बताओ नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। डायरेक्टली अपने बच्चे के साथ ऐसा रिलेशनशिप हो। लेकिन जो बात आपने की है, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, इससे मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगी। अल्लाह आपके वालिद साहब को जन्नत में जगह दे। मैं उनसे कंफर्म तो नहीं कर सकती, इसलिए आप बड़े मेरा ख्याल है कॉन्फिडेंटली ये चीज़ कह रहे हैं। मैंने बाबा से कभी झूठ नहीं बोला, तो बाकी हो सकता है ना बोला हो, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम कभी झूठ ना बोलें और हम अपनी सारी चीज़ें बता सकें। ये नहीं मुमकिन। आप जितने मर्जी क्लीन हो, आप अपनी सारी चीज़ किसी से भी शेयर नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ रखते ज़रूर हैं। आपने जितनी ड्रग भी की होते हैं ना, आप सारा हिस्सा नहीं बताते, आप उतना ही बताते हैं जितना सामने वाला एब्जॉर्ब कर सकता है। बहुत अच्छी बात है अगर आपकी ये सोच है। तो बाकी दोस्तों के साथ अगर हमारा करेक्शनल रिलेशनशिप है, यानी वो हमें असर्ट कर सकते हैं, वो हमें बता सकते हैं कि नहीं ये तुम गलत कर रहे हो या ये ठीक कर रहे हो, तो ठीक है, फेयर इनफ, रखें उनके साथ दोस्ती। अगर वो नहीं कर पाते ये, तो फिर उनके लिए अपने घर में लड़ाइयाँ ना करें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो गायब हो जाएंगे, जो नहीं आएंगे आपके पास जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। देखिए, मैं बताती रहूँ आपको, मैं कुछ करूँ ना उसके लिए, ये नहीं आपका छुड़वाने की नशा, आपको घर पे रखा हो विड्रॉल मैनेज करने के लिए, देखिए ये हेल्प नहीं है। कॉमन सेंस का हम सब ने आज एक इस सेशन के एंड होने से पहले एक हम अपने आप से कमिटमेंट करते हैं कि कॉमन सेंस को छोड़ देना है। लेकिन जो हमारी ज़िंदगी है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और हमारे इर्द गिर्द भी जो लोग रह रहे हैं ना, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो क्या कॉमन सेंस से रहना है हमने? आज ही एक अपने आप से कमिटमेंट करें कि हमेशा बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे। हमेशा अगर एक दोस्त कहता रहे आंखों में आंसुओं के साथ कि मत करो ये, तुम ख़त्म हो जाओगे एक दिन, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। यही चीज़ घर वाले भी कर लेते हैं, 3-3 साल मेहनतें भी कर लेते हैं, इनेबल भी कर लेते हैं, डांट टपट भी कर लेते हैं, बेइज्जती भी कर लेते हैं, चीज़ें भी बंद करके देख लेते हैं, घर पे भी रोक लेते हैं। ये कॉमन सेंस की चीज़ें, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं है। आपको उनके लिए कुछ करना चाहिए, कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि वो चीज़ प्रिवेंट हो सके। और वो कहाँ से पता चलेगी? फिर भी हमें देख लेना चाहिए, वे कर लेना चाहिए कि हम यहाँ पर उस दोस्त को एडवोकेट तो नहीं कर रहे झूठा। मैंने बहुत केसेस में ये भी देखा हुआ है कि जिन दोस्तों के साथ, आपको नहीं कह रही मैं, इन जनरल कह रही हूँ, आपको भी नहीं कह रही, आप हंस रहे हैं। रूल ऑफ थंब बता दूँ, आपके खाने से आपके फादर को कोई मसला नहीं है। रूल ऑफ थंब ये है कि अगर आपकी, देखें, इजाज़त तब मिलनी चाहिए अगर आप चाह रहे हैं ना। अगर हसीब साहब अपनी फैमिली से कहते हैं कुछ कि मैंने बाहर जाना है फ़लाँ दोस्त के साथ, और अगर इनकी फैमिली कहती है कि चले जाएँ,
तो इनको चले जाना चाहिए। अगर इनकी फैमिली कहती है XYZ रीजंस की वजह से ना जाएं, नहीं कहती वो स्लिपरी है, नहीं कहती आप नशा करेंगे, वो कहते हैं बस ना जाएं, मुझे तसल्ली नहीं है, तो रुक जाएं, ना जाएं। ये थेरेप्यूटिक स्टेप्स हैं कि आपको ये करना चाहिए। और हम फैमिली से ये कहते हैं कि अगर आपका बच्चा आपके कहने से रुक जाता है तो उसे जाने दें। यानी अगर आपकी फैमिली, आपके फादर ने आपको कहा कि मत जाओ और आपने कहा ठीक है मैं नहीं जाता, तो हम फैमिलीज़ को हमने सिखाया होता है कि फिर दिल बड़ा कर लें और जाने दें, क्योंकि वो सेफ़ हैं अगर वो आपके कहने सुनने में है तो। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, बद्दुआएं दी जा रही होती हैं, गालियाँ दी जा रही होती हैं, चीज़ें तोड़ी जा रही होती हैं, और ऐसी ऐसी बातें फैमिली को कही जा रही होती हैं कि आइंदा कभी इनसे रब्ता ही नहीं रखना, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने एक डिनर पर नहीं जाने दिया। इतनी तो नहीं फैमिली की कदर होनी चाहिए, इतनी सी बस। देखिए ये होते हैं वो ट्रैप्स जो हमें अब समझ आ रहे हैं, मतलब उस वक्त नहीं समझ आ रहे थे। लेकिन अगर हमारे पास ये स्किल्स हों, स्किल सेट हमारे पास उस वक्त भी हो, तो हमें ट्रायल एंड एरर में से ना गुजरना पड़े। आपको पता है पूरी दुनिया में ट्रायल एंड एरर ऑब्सोलीट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है ये तरीका। ट्रायल एंड एरर एक लर्निंग का तरीका है, एक टाइप है लर्निंग की, यानी सीखते रहने की एक किस्म है, जिसका मतलब होता है आप ट्राई करो, गलती होती है, फिर आप उस गलती से सीखो, आप दोबारा ट्राई करो, फिर गलती होती है, आप उस गलती से सीखो, आप तीसरी बार ट्राई करो। पहले दुनिया में काफ़ी साल पहले ये तरीका बहुत इस्तेमाल होता था और ये बड़ा माना जाने वाला तरीका था। अब इस तरीके को ख़त्म हुए भी बहुत टाइम गुजर चुका है। अब ट्रायल एंड एरर को कोई नहीं मानता, कोई साइंटिफिक रिसर्च इसको सपोर्ट नहीं करती। अब आपके इतनी अपडेटेड, आप और मैं इतनी अपडेटेड दुनिया में रह रहे हैं कि हम एक क्लिक से जान सकते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं। यानी हम व्हील को नए सिरे से क्यों ईजाद करें जब बना बनाया एक चीज़ पड़ी हुई है मार्केट में। सर ये बात एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा हुई हुई है। यानी जब इनको डिस्चार्ज किया जाता है उससे पहले जब स्टैंड्स डिस्कस किए जा रहे होते हैं, पूरी रूटीन बाज़-औक़ात पेशेंट्स ने बनाई होती है, ये घंटा मैं ऐसे गुजारूंगा, ये टाइम ऐसे गुजारूंगा। लेकिन मसला ये नहीं है कि इनको लेजर टाइम गुजारने में की दुश्वारी है कि हम वो कैसे गुजारेंगे। मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये जो बाहर जाने की बातें करते हैं ना, इनको वो आज़ादी याद आती है जिसको ये अब्यूज़ किया करते थे बहुत ज़्यादा। ये लेजर टाइम देखें 100 एक्टिविटीज़ हो सकती है। मैंने एक बार पेशेंट्स के साथ एक्टिविटी की थी जिसमें हमने इसी सेशन में, काफ़ी पहले की बात है, एक 1.5 साल पहले की, मैं दोबारा करूँगी, कि हमने कोई 50 से ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ लिखी थी जो सारे स्टैंड्स में होते हुए हम कर सकें। यहाँ पर जो बात कोट हो रही थी ना, वो डायरेक्टली बुक का हवाला देकर हो रही थी। वो हम में से किसी का भी अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं था। हो सकता है कि मैं इससे इख्तलाफ रखती हूँ और मैं कहूँ कि मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ और मैं कहूँ कि नहीं होना चाहिए बाहर जाने वाला टाइम, लेकिन मैं आपको वो बता रही हूँ जो बेस्ट प्रैक्टिसेस कहती हैं। जिस तरह मैंने अभी कहा कि हमें एक कमिटमेंट अपने आप से करनी चाहिए कि हमें कॉमन सेंस से जान छुड़ा लेनी चाहिए। जैसे नशा छोड़ने की कॉमन सेंस की प्रैक्टिसेस क्या हैं जो फैमिलीज़ 5-5, 10-10 या एट टाइम्स इससे भी ज़्यादा साल गुजार देती हैं। वो कुछ चंद एक ये 5-6 काम है जो करती रहती हैं, और हर फैमिली, ये नहीं कि 1-2 फैमिलीज़, हर फैमिलीज़ कहीं ना कहीं किसी ना किसी शक्ल में ये काम करके देख चुकी होती हैं, जिसमें वो एक काम ये करती हैं कि वो मोहब्बत की डोज बढ़ा देती हैं अपने लव्ड वन के साथ। वो बहुत प्यार करके देखते हैं, इसकी सारी बातें मानो, इसको उफ नहीं करना, इसकी सारी बातें मानो, इसको स्पेशल चाइल्ड बना कर रखो, ये वो सारी चीज़ें, ठीक है, जिसको हम इनेबलिंग कहते हैं। यानी वो कोई भी नुकसान करता रहे तो नुकसान का खमियाजा नहीं भुगतने देना उस पेशेंट को, खुद जाकर हर चीज़ फिक्स करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक दिन आकर पेशेंट ने, इंटॉक्सिकेटेड थे जो भी था, उन्होंने आकर घर पे लड़ाई की किसी भी वजह से, शीशे तोड़ दिए, ग्लास तोड़ दिया, कोई चीज़ ऐसी कर दी, तो फैमिलीज़ ये करती हैं कि उनके उस मंज़र से जाने के बाद फ़ौरन वो चीज़ें क्लीन करके, अगर शीशे टूटे होते हैं तो 1-2 दिन में शीशे भी लग जाते हैं, या इससे भी जल्दी इमरजेंसी में, कि कल वो आएगा या वापस घर आएगा तो वो देखेगा घर का एनवायरनमेंट बड़ा क्लीन सा है, तो वो खुश बिल्कुल नहीं लगवाने चाहिए। यानी अब ये उनकी कॉमन सेंस है ना कि अगर हम ये करेंगे ना, अगर हम इसकी बातें मानेंगे, अगर वो मांग रहा है 5000 डिनर पर जाने के लिए तो दे देने में क्या हर्ज है। तो उनको समझ लेना चाहिए कि ये इनेबलिंग है, मुझे नहीं करना चाहिए ये। फिर बाकायदा, यानी हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप होता है ना एडिक्शन में, वो तो इतना मैं इससे क्या कहूँ, इतना वीक हो चुका होता है कि बहुत सी बुक्स भरी पड़ी हैं इस चीज़ से, जो तो हमने पढ़ी हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखे हैं वो उससे भी ज़्यादा हैं कि अल्कोहलिक हस्बैंड्स या इंटॉक्सिकेशन में किसी भी ड्रग के बाद जब वो घर आते हैं, या दूसरे केस में फैमिली मेम्बर्स भी, माँ बाप,
पेशेंट्स गिर रहे होते हैं, उल्टियाँ कर रहे होते हैं और घर वाले उसको साफ़ भी कर रहे होते हैं, उठाकर एक साफ़ बिस्तर पे भी लिटाते हैं पेशेंट को, कपड़े भी चेंज करते हैं और अगले दिन सुबह जब वो पेशेंट उठते हैं बड़े अच्छे हाल में, क्योंकि वो एक साफ़ बिस्तर पर सोए होते हैं। और जब फैमिलीज़ अगले दिन सुबह आबिस्ती प्रोग्राम शुरू करती हैं कि कल रात तुमने ये किया है, तो वो मानने के लिए तैयार नहीं होते। वो कहते हैं झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप लोग मुझ पे, क्योंकि उनके पास तो वो कोई मेमोरी नहीं है, नशे ने सब कुछ भुला दिया कि पिछली रात क्या हुआ था। करना ये चाहिए, थेरेप्यूटिक स्टेप्स हमेशा मुश्किल होते हैं लेकिन हल उन्हीं से निकलता है, हम आज मान लें या हम प्रैक्टिस करने के बाद मानते रहें। मुझे बताएं फैमिलीज़ को क्या करना चाहिए ऐसी हालत में, सिर्फ इस पर्टिकुलर केस में जब मरीज़ उल्टियाँ किए जा रहे हैं रात को और वो वहीं पास आउट हो गए हैं। बस मैं ये थोड़ा सा कंप्लीट कर लूँ कि वो ये कुछ काम है जो कॉमन सेंस से करते रहते हैं कि वो पहले प्यार की डोज बहुत बढ़ा देंगे, फिर वो गुस्से की डोज भी बढ़ा कर देखेंगे कि अगर ये ऐसे नहीं ठीक होता तो फिर ऐसे करके ठीक कर लेते हैं, पैसे बंद कर देते हैं, हर वक्त ताने तंज करते रहते हैं, बॉडी शेमिंग करते रहते हैं, नशे करके जब उनकी आंखें लाल हो जाती हैं उस पर बहुत बातें करते हैं, गालियाँ देते रहते हैं, पुराने एक्सपीरियंसेस प्रोवोकेशन के साथ याद कराते हैं। दूसरा काम हो गया। तीसरा काम वो ये कर सकते हैं, यानी अपनी कॉमन सेंस है कि इसको दूर किसी शहर भेज देते हैं या चलें अपने ही शहर में कोई बिज़नेस शुरू करा देते हैं, ये वहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएगा, इसकी सारी अटेंशन वहाँ चली जाएगी तो ये ठीक हो जाएगा, इसका ध्यान बट जाएगा। चौथा काम वो ये कर सकते हैं कि वो शादी करा सकते हैं कि चलो अगर हम इसकी शादी करा देंगे ना तो शायद ये ठीक हो जाए। बहुत से केसेस में तो एक शादी होने के बाद वो कहते हैं दूसरी शादी करा देते हैं, ये ठीक हो जाएगा, ये इस शादी की वजह से नहीं ठीक। फिर कुछ केसेस में वो कहते हैं उम्रा पर ले चलते हैं, वहाँ जाकर ये ठीक हो जाएगा। यानी एक नहीं तो दूसरा नहीं तो तीसरा, वो सारे ऐसे काम करते रहते हैं जिनसे हल कभी भी नहीं निकलना, थक जाएंगे, बिल्कुल हिम्मत जवाब दे जाएगी और फिर वो गिव अप कर देंगे, पेशेंट को उसके हाल पर छोड़ देंगे। जो आपको स्ट्रीट एडिक्ट्स नज़र आते हैं ना, ये उन्हीं फैमिलीज़ के बच्चे हैं जिन्होंने सारी चीज़ें करके फिर उनको छोड़ दिया, थक गए। जब उनके फिज़िकल, फाइनेंशियल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज ख़त्म हो गए ना, क्योंकि हर इंसान की लिमिटेशन है, एक इंसान हर तरह से लिमिटेशंस में है, चाहे उसकी फ़िज़िकल रिसोर्सेज हों, इमोशनल हों, साइकोलॉजिकल हों, फाइनेंशियल हों। जब वो फिर थक जाते हैं ना फिर वो छोड़ देते हैं। और आप लोगों की फ़ैमिलीज़ भी, आप लोगों की फ़ैमिलीज़ ने भी, कुछ फ़ैमिलीज़ के जहन में ये एक लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर होगा कि चलो यहाँ से इलाज करा के देख लेते हैं। थके वो भी बहुत होते हैं क्योंकि उन्होंने काफ़ी साल उन्हीं कॉमन सेंस के कामों में इन्वेस्ट कर दिए होते हैं जो कि नहीं करने चाहिए थे। एक बार गूगल पर लिख लेते कि हमारा बच्चा ये करता है, हमें क्या करना चाहिए या इस नशे की बीमारी का हल क्या है, किसी भी ज़ुबान में लिख लें। यहाँ पर हम बात करते, ये एक जो ट्रायंगुलर हमारा इंटरेक्शन होता है, ये होता ही इसलिए है कि फैमिलीज़ को, पेशेंट्स को, सबको खुलकर एक बात बताई जाए कि इस पर जितनी मदद हासिल कर सकते हैं करें, अपने आप को एजुकेट करें। देखें इतने मैम पढ़े पढ़े लिखे लोग भी होते हैं जो कभी इस बारे में सोचते ही नहीं है कि हमें ये भी सर्च करना चाहिए। एक फ़ोन हमने लेना होता है ना, तो हम 3 दिन या 4 दिन का होमवर्क करते हैं, गूगल पे लिख लिख के इमेजेस निकाल रहे होते हैं, स्पेक्स देख रहे होते हैं और पता नहीं क्या क्या। लेकिन हमारी ज़िंदगियों के मामलात होते हैं और हम कॉमन सेंस से डील करी जा रहे होते हैं। हमें डायबिटीज़ होती है तो हम हकीमों से कौन कौन सी दवाई लेके खा रहे होते हैं, या हम बस छोड़े होते हैं अल्लाह के नाम पर कि चलो जो मर्ज़ी कर लेते हैं हम ठीक हो जाएंगे। हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करने के आदी ही नहीं है। तो एक तो हमें अपने आप से ये अहद कर लेना चाहिए कि ज़िंदगी में आइंदा कुछ भी हो जाए हमें कॉमन सेंस से डील नहीं करना जो मुझे और आपको सूट करती है। हमें थेरेप्यूटिक स्टेप्स लेने हैं, हमें हमेशा बेस्ट प्रैक्टिसेस की तरफ जाना है कि हमें रिज़ल्ट कहाँ से मिलेगा। देखें किसी भी बीमारी का जब रीलैप्स होता है ना तो इस तरह से पता चलता है कि पुराने रवैये वापस आ रहे होते हैं। रीलैप्स का मतलब होता है, रीलैप्स का उर्दू में मतलब पता है आप में से किसी को? मुर्तिद हो जाना। मैं समझाती हूँ, मुश्किल सा लफ्ज़ है, मैं समझाती हूँ आया कहाँ से है। रीलैप्स का मतलब होता है मुर्तिद हो जाना। ये वर्ड निकला है इर्तिदाद से। यानी मुर्तिद कौन होता है? जो ईमान ला के फिर जाता है, कहीं किसी का भी ईमान ला के। यानी मुर्तिद वो होता है ना जो किसी भी चीज़ का ईमान ला के मुकर जाता है वापस पुराने रास्ते पे। तो रिलैप्स का एथिस्ट नहीं होता, वो तो शुरू से भी एथिस्ट हो सकता है। आपने किसी चीज़ पर ईमान लाया हो कि मैं अब से ये करूँगा और फिर आप वो छोड़ दें, आप कहें ये नहीं मुझसे होता, मैं वापस जा रहा हूँ पुराने इस चीज़ पर किसी भी रीज़न की वजह से। तो रिलैप्स में भी तो यही होता है, आप ईमान ही लाए होते हैं ना कि अब अच्छी ज़िंदगी गुजारूंगा, नशे नहीं करूंगा, मारपीट नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, अपना नुकसान नहीं करूंगा। लेकिन फिर आप कहते हैं कि बड़ा मुश्किल है ये, और फिर आप कहते हैं कि अच्छा आज पी लेता हूँ, आइंदा नहीं करूँगा।
और फिर आपसे फिर नहीं रुका जाता और फिर एक के बाद एक और एक के बाद एक नशा आपके अंदर जाता रहता है। तो रिलैप्स का लफ्ज़ बेसिकली वहाँ से निकला है। और ये सिर्फ इस्लाम में नहीं है, यानी रिलैप्स या मुर्तिद होने का कॉन्सेप्ट सिर्फ इस्लाम में नहीं है। ये नहीं सोचना कि कोई हमने इन्वेंट किया है रिलैप्स। रिलैप्स का मतलब जो है ये इस फ़िलॉसफी से निकला है कि जब आप किसी चीज़ पर यकीन लाने के बाद वापस मुकर जाते हैं, फिर जाते हैं उससे। तो नशों में सेम चीज़ होती है। अब किसी भी बीमारी का जब रिलैप्स होता है तो इसका मतलब है कि वापस सिम्टम्स आना शुरू हो गए, इंसान पुराने रास्तों पे जाना शुरू हो गया। अब चाहे वो बाइपोलैरिटी हो, चाहे वो कोई मेडिकल कोई और बीमारी हो, कैंसर हो, कैसे पता चलता है रिलैप्स करके वापस से इलामतें आना शुरू हो जाती हैं। तो जब भी इलामात वापस आना शुरू हो जाएं, चाहे वो थोड़ी ही स्टेज पर क्यों ना हो, तो आप वापस जाते हैं ट्रीटमेंट फैसिलिटी में, वापस से अपनी मेडिकेशंस रिव्यू कराते हैं, वापस कोई बात करते हैं डॉक्टर से, जो वो हिदायत देते हैं उन पर अमल करते हैं। तो आप हर बीमारी के रिलैप्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। रिलैप्स सिर्फ ड्रग एडिक्शन में नहीं होता, ठीक है? बुखार में नहीं रिलैप्स हो जाता, किसी वायरल इन्फेक्शन में नहीं रिलैप्स हो जाता, या आप कोर्स कर लेते हैं पूरा एंटीवायरल्स का, उसके बाद फिर हफ्ते के बाद फिर तबीयत ख़राब हो जाती है। एक ही तरह ट्रीट क्यों किया जाता है? डिजीज़ सेम है ना, पेशेंट्स तो डिफरेंट हैं। सारे डायबिटिक्स को मीठा क्यों मना होता? कुछ को तो अलाउ कर देना चाहिए। कहीं की इन्फॉर्मेशन पकड़ी है, यहाँ पर फिट नहीं हो रही। उन्होंने कहा होगा कि सब पेशेंट्स डिफरेंट होते हैं, सब पेशेंट्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन बीमारी सबको एक जैसी है। अब जब बीमारी एक जैसी होती है तो चाहे आप लाहौर में बैठे हों उस पेशेंट को डील कर रहे हो, चाहे आप न्यूयॉर्क में बैठे हों एक एडिक्ट को डील कर रहे हो, आप सेम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं। क्योंकि प्रोटोकॉल्स मैंने नहीं बनाए, प्रोटोकॉल्स मेरे कलीग्स ने नहीं बनाए। प्रोटोकॉल्स किसने बनाए हैं? जो एक्सपर्ट्स हैं उस चीज़ पर। तो उन्होंने बीच में ये तो नहीं कहा हुआ कि पेशेंट्स को डिफरेंटली ट्रीट करना चाहिए, फिर तो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाएगा, फिर तो सब्जेक्टिविटी या बायसनेस आ जाएगी बीच में। अगर उन्होंने बीच में एक कॉलम भी ये रखा हो कि हर पेशेंट की नीड मुख्तलिफ है तो आप उसको अपने तरीके से डील कर सकते हैं, तो क्या इंसानों के अंदर बायसनेस का ख़तरा नहीं होता? होता है ना। तो साइकोलॉजी में तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा होती है कि आप इतनी सब्जेक्टिविटी का ख़तरा होता है और बायसनेस का, कि आपको अपनी बायसनेस साइड पे रखनी होती है और बाय द बुक्स चलना होता है। उसमें ये लिखा हुआ है कि सब पेशेंट्स आउटडोर वैसा गुजारेंगे जैसा इंडोर गुजारा था, सब पेशेंट्स पे ये स्टैंड्स होंगे। मैं रूल्स की ही बात कर रही हूँ। जो स्टैंड्स का कॉन्सेप्ट है, यही रूल्स है ना, स्टैंड्स को ही रूल्स बोल रहे हैं ना। स्टैंड्स तो सब पेशेंट्स के लिए बनाए गए हैं। बीच में बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप पेशेंट टू पेशेंट चीज़ें लेकर चलें। कोई केस ऐसा हो सकता है जिसमें हम सुपरविजन में कोई चीज़ अलाउ कर सकें, बट सब पेशेंट्स के लिए एक जैसा ट्रीटमेंट होता है। वो मैं ये वाली बात कर रही हूँ, जैसे आपने अपना कोई मसला डॉक्टर साहब से डिस्कस किया था ना कि मेरी ये बड़ी वैलिड सी रीज़न है, या जैसे एट टाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास इंडोर्स में पेशेंट्स आते हैं और बहुत ही कोई मुश्किल से उनके पीछे कोई फाइनेंशियल वो ऐसे कोई मसले आ जाते हैं जो कोई डील नहीं कर पा रहा होता और वही सरबराह होते हैं, उन्हें डील करना होता है। तो क्या हम अकोमोडेट नहीं करते बहुत से पेशेंट्स को जिसमें हमारे पास कोई और रूम ना बचे तो हम अपनी सुपरविजन में कुछ अलाउ कर देते हैं। पर्टिकुलरली बाइपोलर्स या ड्रग एडिक्ट्स की बात नहीं हो रही यहाँ पर, मूड मिजाज की डिफ़िकल्टी वाले पेशेंट्स की बात हो रही है। यहाँ पर तो देखें फैमिलीज़ भी तो बैठी हैं ना, वो तो नहीं नशा करती। इस हॉल में या इस स्टेज से तो वो बातें आती हैं जो आप जैसी फैमिलीज़ और आप जैसे पेशेंट्स के लिए, सबके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग अस, हमारे लिए भी। जब हम आपको ये कहते हैं कि रात को आप लोगों ने जल्दी सोना है, तो आपको नहीं लगता हम जल्दी सोते होंगे? मैं आपसे ये बात कर रही थी कि जो हम स्टेज से बातें कर रहे होते हैं, कि आपको नहीं लग रहा कि हम भी प्रैक्टिस करते होंगे? देखें फैमिलीज़ में बीमार भी होते हैं लोग नशे के बगैर, उतना ही बीमार होते हैं जितना लोग नशे के साथ बीमार होते हैं। नहीं, 100 दिन आपने इसलिए पूरे करने हैं कि आप हमारा सब्जेक्ट हैं इंडोर के लिए। आपको ये लगता है कि हम फैमिलीज़ को घर से सिर्फ आपका दीदार कराने के लिए बुलाते हैं कि आएँ जी मिल लें अपने प्यारे से, अपने लाडले से। हम उनके साथ जो टाइम इन्वेस्ट करते हैं वो उन पर करते हैं कि जी आपके करने वाले क्या काम। उस्मान साहब 10 टास्क फॉर द एडिक्ट्स होते हैं ना, आपको पता है 10 टास्क फॉर द फैमिलीज़ भी होते हैं। तो उनके साथ हम वो काम करते हैं जहाँ पे आप जो तीर चलाना चाह रहे हैं ना, वो लगने नहीं है जाके अब उनके दिलों पे, सेफ हाथों में है वो। साथ साथ हम उनका आपकी लैंग्वेज में ब्रेन वॉश करते रहते हैं जैसी कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में। इसका मतलब है कि ड्रग एडिक्शन एक फैमिली डिजीज़ है। इसको किताबों में एक फैमिली डिजीज़ के नाम से लिखा जाता है, और इसकी मैनेजमेंट के लिए भी जो बुक्स जिसमें सारी मैनेजमेंट लिखी हुई है ना, उनमें से उन बुक्स का नाम है इट टेक्स अ फैमिली, कि एक फैमिली ही लगती है हील होने के लिए। देखें आप उनके लव्ड वंस हैं, फैमिली से मैं ये सवाल करती हूँ कि चलें ये रातों को जाग रहे होते हैं नशे कर करके और बाहर फिर रहे होते हैं,
आप लोग तो घरों में होते हैं, आप सो रहे होते हैं। ये लोग भूखे होते हैं क्योंकि इन्होंने कुछ नशे ऐसे किए होते हैं जैसे स्टिमुलेंट्स होते हैं, भूख लगने ही नहीं देते। आप लोगों ने तो नहीं वो किए होते, आप लोग खा रहे होते हैं। आप लोग रो रहे होते हैं सिर्फ इसलिए कि ये बीमार है। आप लोग अपना खाना, अपनी नींद, अपनी भूख सब खराब कर रहे होते हैं। तो जो जिस इंसान की बॉडी में ये सारी कमियां रह जाएंगी वो सेहतमंद होगा? फैमिलीज इस तरह बीमार हो जाती हैं। और मैं आपको बताऊं, फैमिली ज़्यादा बीमार होती है क्योंकि आप लोगों ने 2 घड़ियां सुकून की भी गुजारी होती हैं। जब नशा किया होता है तो कुछ टाइम सुकून से भी गुजारा होता है, फैमिली ने एक टाइम सुकून से नहीं गुजारा होता। एक फादर ने एक बार बात की थी जो मुझे काफ़ी, एक मैं मीटिंग करा रही जिसमें एक फादर ने कहा कि फैमिलीज़ को तो ऐसी तकलीफ़ हो रही होती है, इन्हीं दोनों को, फैमिलीज़ और पेशेंट्स को, जैसे कोई आरी से काट रहा है उनका बाजू, लेकिन पेशेंट्स ने क्योंकि ड्रग्स किए होते हैं उनको कोई दर्द नहीं हो रहा होता, और फैमिलीज़ किसी भी तरह के दवाई या ड्रग के बगैर वो ज़ख़म बर्दाश्त कर रही होती हैं, तो उनकी तकलीफ़ बाज़ औक़ात ज़्यादा होती है। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, उनकी हीलिंग भी लेट होती है। पेशेंट्स जल्दी सेहतमंद हो जाते हैं, फैमिलीज़ देर से सेहतमंद होती हैं। इसके पीछे भी बहुत सी वजह हैं। एक चीज़ जो इसको सपोर्ट करती है वो ये है कि पेशेंट्स मेडिकेशन में होते हैं, हमारे साथ ज़्यादा टाइम गुजार रहे होते हैं, फैमिली नेचुरली ग्रीफ रिकवर कर रही होती है। कुछ केसेस में देनी पड़ती हैं मेडिकेशंस, बट ज़्यादातर फैमिलीज़ नेचुरली ग्रीफ से निकल रही होती हैं। और आपको पता है ग्रीफ एक बड़ी बुरी सी चीज़ है और उसकी 5 स्टेजेस हैं और वो बड़ी जान निकाल देती है आपकी। कोई भी सदमा आपको लगता है और आपकी मूड मिजाज और आपकी इमोशंस की जो हालत होती है, फैमिलीज़ नेचुरली उस टाइम पीरियड को गुजारती हैं। और हमने यहाँ पेशेंट्स को दवाइयाँ दी होती हैं और हम यहाँ पर उनके साथ 9-10 घंटे गुजारते हैं। फैमिली के साथ हम 2-3 घंटे मैक्सिमम गुजारते हैं और वो दवाइयों के बगैर भी होते हैं। इसलिए भी उनकी हीलिंग या लर्निंग थोड़ी लेट होती है। कुछ फैमिलीज़ पेशेंट्स से उम्र में ज़्यादा होती हैं और आपको पता है जैसे जैसे हमारा ब्रेन ज़्यादा एज में जाता रहता है, रिजिडिटी आती रहती है कहीं ना कहीं हल्की फुल्की। तो पेशेंट ज़रा फ्लेक्सिबल होते हैं, फैमिलीज़ एट टाइम्स, कुछ केसेस में। अब इसको जवाज़ नहीं बना लेना किसी ने अपनी फैमिली मीटिंग में कि आप लोग रिजिड हैं या आप लोगों की हमसे एज ज़्यादा है, तो उनको समझाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो आप बात समझ रहे हैं कि पेशेंट्स को हर तरफ से कहीं ना कहीं से कुशन मिल रहा है। सफ़र उन्होंने भी बहुत ज़्यादा किया है, बट फैमिलीज़ की सफ़रिंग को भी हम चाहते हैं कि आप लोग कनेक्ट किया करें उनके साथ कि उन्होंने भी बहुत सफ़र किया है। इसी को तो अब मैंने नाम लिए बगैर ये सारी बात की है, इसको कोडिपेंडेंसी कहते हैं। यानी ये एक बीमारी है जो फैमिली वालों को लग गई होती है, रोगी हो चुके होते हैं। वो सुबह दोपहर शाम उनके मुंह पर एक ही नाम होता है, अपने बच्चे का, अपने लव्ड वन का, उनका खाना पीना। अगर वो खाएं तो फैमिलीज़ खाती हैं, वो मुस्कुराएं तो फैमिलीज़ मुस्कुराती हैं, उनका मूड ख़राब हो तो फैमिलीज़ उदास हो जाती हैं। ये एक बड़ा अनहेल्दी रिलेशनशिप है, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए हम शुरू से ही फैमिली को एक मैसेज बार बार कहते हैं कि जिस दिन आपके बच्चे के साथ मीटिंग अच्छी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, खुशी खुशी घर जाएं। लेकिन जिस दिन अच्छी ना हो उस दिन भी खुशी खुशी घर जाएं। उस दिन उस चीज़ को सर पे नहीं सवार करना कि आज एक आंख छोटी और एक बड़ी लग रही थी। आपको पता है फैमिलीज़ ये कहती हैं, फैमिलीज़ बाज़ औक़ात ऐसी ऐसी चीज़ें हमें कहती हैं, वो बेचारे बीमार होते हैं। फैमिलीज़ के साथ भी हम कनेक्ट करते हैं किसी दिन, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं आपके साथ इसीलिए तो फैमिली को इतनी लंबी ट्रेनिंग में से गुजारते हैं। यानी हम यहाँ पर बड़ी आसानी से कह देते हैं कि आप लोग अपना ख्याल रखें। हमें पता होता है ख्याल कोई नहीं आपने रखना, ये भी हमें पता होता है कि हम जितना मर्जी समझा कर भेजें कि आज सो जाना है, आपने ये करना है, वो करना है, हमें पता होगा नहीं सोए होंगे। लेकिन हम कहते हैं कि स्टार्ट तो लेना है ना, यानी कहीं ना कहीं से स्टार्ट तो लेना है। आज से प्रैक्टिस करना शुरू कर दें और कोडिपेंडेंसी में से जब वो हील होना शुरू होते हैं ना, तो वो पहले से ज़्यादा निखर जाते हैं। यानी उनको समझ आ जाती है कि हमने डील कैसे करना है। और फिर पेशेंट्स कहते हैं कि आपने ब्रेन वॉश कर दिया, आपने बदल दिया हमारे माँ बाप को। हम फैमिली से कहते हैं जिस दिन आपका बच्चा ये वाले अल्फाज बोल देगा ना, या वो कहेंगे आप तो विलिंग वेज की ज़ुबान बोलने लग गए हैं, या आप तो फ़लाँ काउंसलर की तरह बोल रहे हैं, उस दिन आप समझ लें कि आप बहुत इम्प्रूव हो चुके हैं। मेरा ख्याल है सालिक साहब तो उठते बैठते ये कहते हैं, आप तो विलिंग वेज की ज़ुबान बोलती हैं, आप तो बदल दिया है, उन्होंने आपको कंट्रोल कर लिया है विलिंग वेज वालों ने। तो हम आपकी अम्मी से कहते हैं कि ये खुशखबरी है, इसको कॉम्प्लीमेंट समझें। जब आपके बच्चे आपको ये कहते हैं ना कि अब आप लोग पहले जैसे माँ बाप नहीं रहे, इसका मतलब है कि आप लोग बदल गए, आप लोग बचा लेंगे अपने लव्ड वंस को। और कौन कौन आप लोगों में से समझते हैं कि हमारे माँ बाप बदल गए हैं, विलिंग वेज ने बदल दिया है? सलमान साहब ने सबसे ऊंचा हाथ खड़ा किया है। सलमान साहब मैं तो चाहूँगी कि आपके माँ बाप को तो सबसे पहले बदलना चाहिए। मैं पिछले दिनों सोच ही रही थी, कुछ पेशेंट्स होते हैं, हम बात कर रहे थे कि कुछ पेशेंट्स होते हैं जो
इस दुनिया में आते ही सिर्फ अपने माँ बाप को थोड़ा तगड़ा बनाने के लिए हैं। उनके माँ बाप बेचारे इतने नाइफ से होते हैं, इतने मासूम होते हैं, उनको पता ही नहीं होता दुनिया में हो क्या रहा है। एक फैमिली, एक पेशेंट की मदर को चर्स मिली उनके बेटे के रूम से उनकी, तो उन्होंने अपने बेटे से ही पूछ लिया कि बेटा ये कौन से हकीम से दवाई लेकर आओ, क्या हुआ आपके साथ, क्या मसला है, कौन सी दवाई खा रहे हो। तो पेशेंट ने भी कोई मसला बता दिया कि वो ये हुआ था मेरे साथ। तो उनकी अम्मी ने कहा अच्छा। फिर कुछ दिन बाद फॉलो अप भी कर रही हैं कि फ़र्क पड़ा उस दवाई से। ऐसे मासूम माँ बाप भी होते। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हम फैमिलीज़ को भी सिखा रहे होते हैं और पेशेंट्स को भी। इम्पल्सिविटी से बात हमारी शुरू हुई थी कि इम्पल्सिव नेचर जो होती है वो एंड अप कराती है किसी बंदे को इन सारे मसलों में, और फिर एक सिरे से काम शुरू कर सकते हैं हम। जिस तरह शुरू आते ही पहले दिन ही तो नहीं ये टॉपिक्स पढ़ाना शुरू कर देते, आते ही डिटॉक्सिफिकेशन होती है, कॉन्सेप्ट बता रहे होते हैं डिजीज़ के बारे में, फैमिलीज़ को उनके करने वाले काम बता रहे होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सारे मसले भी बता रहे होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते रहे थे बीमारी में। जिसमें से एक मसले पर हम आज बात कर रहे थे कि आपकी इम्पल्सिव नेचर कि जो जहन में आया वो कर दिया बग़ैर सोचे समझे कि कितना नुकसान होगा। अभी तक इसमें से कोई क्वेश्चन या कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछें आप प्लीज़। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।